नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए वोटिंग जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगुस्टा वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से होगी पूछताछ। ईडी और सीबीआई ने जारी किया समन। सरकार का इटली से किसी तरह के सौदे से इनकार। जयपुर के सरकारी सेंटर में बच्चों की मौत पर सख्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति। कांग्रेस की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मेडिकल दाखिले के लिए एक परीक्षा का राज्यों ने किया विरोध। गुजरात समेत कई राज्यों का पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला। महाराष्ट्र सरकार 5 मई को सीईटी एग्जाम कराने पर अडिग। और एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल, क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन शिजियान वांग को हराया। फाइनल में पहुंचने के लिए चीन की यान वांग से मुकाबला। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौर में 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, दक्षिण कोलकाता और हुगली की 53 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने सभी इलाकों में सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को आयोग ने सील कर दिया है। इसमें दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर लोगों की खास नजर है। यहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस से कड़ी चुनौती मिल रही है। आज के मतदान के बाद राज्य की 294 में से 266 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद आखिरी दौर में 5 मई को 28 सीटों पर मतदान होना बाकी रह जाएगा। सभी सीटों पर नतीजे 19 मई को आएंगे। और आप एक साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग बूथों से ये तस्वीरें, जहां मतदान केंद्रों पर भीड़ साफ देखी जा सकती है। जो काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए। जो हम लोग का सुख दुविधा में पहले नजदीक मिलेगा उसी को देना चाहिए। इलेक्शंस फेयर हो, प्रोसीजर्स फेयर हो और फिर जो जिसको हम वोट देते हैं वो सिर्फ उसके बाद सारा साल दिखे। जो प्रॉमिसेस वो करते हैं वो इलेक्शन में वो उसको पूरा करें। और इन सीटों पर कुल 349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे कम 3 उम्मीदवार आरामबाग और गोहाट सीट पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार 11 हैं जो कोलकाता पोर्ट और भवानीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 14 और सीपीएम 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस दौर में 83 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,642 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में 16,838 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदाताओं को 1,024 मशीनों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी जा रही है। तीसरे और चौथे दौर में हिंसा की खबरों के बाद चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल के तीनों जिलों में केंद्रीय और पुलिस बलों के 90,000 जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 680 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस के 20,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 2 पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा दूसरे राज्यों के आईएएस अधिकारी भी तीनों जिलों पर नजर रखे हुए हैं। अकेले कोलकाता दक्षिण में केंद्रीय बलों की 113 कंपनियों के साथ साथ कुल 18,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ के 800 इलाकों को अति संवेदनशील और 1,467 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। और हमारे साथ भवानीपुर से पंचानन मिश्रा जुड़े हैं हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। कैसे चल रही है पंचानन वोटिंग भवानीपुर में? हम देख रहे हैं, आप तस्वीरें भी जो भेज रहे हैं, लगातार बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें दिखाते हुए जरा हमें समझाएं, कैसा उत्साह, कैसे समीकरण? जी हाँ प्रीति, देखिए उत्साह तो बिल्कुल है और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होती है उसके पहले से करीब 6:30 बजे से लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए और पोलिंग स्टेशन खुले भी नहीं थे और वहां पर लाइन लगनी शुरू हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोग
जल्दी से जल्दी अपना वोट डालना चाहते हैं और बीते चरणों में वोटिंग जो है लगभग 80% के आसपास रही है। बहुत अच्छी वोटिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये मानी जा रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, ये भवानीपुर सीट है। ये कोलकाता साउथ की 4 सीटों में से एक है जो जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये एरिया है, यहीं पर वो वोट डालने आती हैं। अमूमन शाम को वोट डालती हैं वो। और ये भवानीपुर सीट के पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लग गई है। यहाँ पर सुबह से ही लोग लगातार वोट डाल रहे हैं। लाइन कभी भी यहाँ पर कम नहीं होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार चुनौती है दोनों के सामने, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर इधर जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और लेफ्ट का, वो दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। और बीजेपी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आने की कोशिश में है। ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि ममता बनर्जी के सामने दीपा दास मुंशी हैं इधर गठबंधन से, और उधर बीजेपी से चंद्रा बोस हैं। तो यहाँ तो अच्छा खासा मुकाबला दिख ही रहा है। लेकिन ये जो 5वां और 6वां फेज है, इसको हर चुनावी दल, हर सियासी पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो 2 दल हैं ये निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ की राजनीति खासी दिलचस्प है। और सबसे बड़ी चीज इसके लिए याद रखा जाएगा इस विधानसभा चुनाव को, वो अभूतपूर्व सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती है यहाँ पर। वो सुबह से ही और लगातार फेजेस में हमको देखने को मिल रही है। हम लगातार उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल, आप सुरक्षा इंतजामों की बात भी बता रहे हैं, किस तरह के समीकरण है बताया हमने। देखा राहुल गांधी, बुद्धदेव भट्टाचार्य 5वें चरण से ऐन पहले ही हमें साथ दिखाई दिए। समझा जा सकता है कितनी अहमियत है इस चरण की। आप सुरक्षा इंतजामों की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं चिंता का विषय जरूर बना रहा पिछले 4 दौर में जिस तरह की खबरें आई इसे लेकर। जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है पंचानन? समझ में आ रहा है कि और ज्यादा सख्ती है और लोग इस बार इसको गंभीरता से ले रहे हैं? हिंसा बड़ा मुद्दा होता है हमेशा। वेस्ट बंगाल के जो चुनाव है इनमें आपने 4 चरणों में देखा, तीसरा और चौथा चरण है, वहां पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई। लेकिन अपेक्षाकृत ये जो चुनाव है इस बार का विधानसभा का, ये शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ पर इतिहास है पुराना, चाहे वो लेफ्ट का शासन रहा हो, हिंसा का इतिहास यहाँ पर रहा है। लेकिन इस बार वाकई सख्ती इतनी ज्यादा है कि चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं बिल्कुल बांध कर रख दिया है। कोशिश नहीं हो पा रही है यहाँ पर जो गड़बड़ी फैलाने की। तो सुरक्षा के इंतजामों में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती है। जैसा कि आपने आंकड़ों में बताया कि 680 कंपनियां सिर्फ इस 53 सीटों के लिए तैनात हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि हमने इससे पहले भी कहा था कि असम में पूरा चुनाव बीत गया 2 चरणों का और सिर्फ 400 प्लस कंपनियां लगाई गई थी। सिर्फ 53 सीटों के लिए 680 कंपनियां लगाई जाए तो अपने आप में समझा जा सकता है। इसको लेकर शिकायत भी की गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है लगातार इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को, पैरामिलिट्री सिक्योरिटी को लगाना सेंटर की तरफ से। लेकिन चुनाव आयोग कोई चांस लेना नहीं चाहता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसका बड़ा मकसद है जो यहाँ जिसका असर साफ नजर आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन इस तमाम जानकारी के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए विधानसभा चुनाव की खबरों के बाद कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में घूस के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और पूर्व वायुसेना उप प्रमुख जेएस गुजराल को पूछताछ के लिए तलब किया। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई जेएस गुजराल से आज और एसपी त्यागी से सोमवार को पूछताछ करेगी। सीबीआई से पहले 2013 में इस मामले में दोनों पूर्व सैन्य अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में समन भेजा है। उनसे अगले हफ्ते पूछताछ हो सकती है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। ईडी ने 2014 में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था जिसमें त्यागी समेत 21 लोगों के नाम हैं। हाल में इटली के कोर्ट के फैसले में कई जगह पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का नाम आया है। केंद्र सरकार ने बयान जारी करके उस आरोप को खारिज किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर इटली से कोई सौदा किया है। सरकार का कहना है कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है और इस पर ध्यान भटकाने की कोशिश गुमराह करने वाली है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को एक आरोपी से जोड़ने के प्रयासों को भी पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। शुक्रवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि जो लोग प्रधानमंत्री को सफल होते नहीं देख सकते वो उन पर एक सौदा करने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है और जांच एजेंसियां मामले की सच्चाई सामने लाने में जुटी हैं। और इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी में तल्खी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने पूछा है कि टेंडर की शर्तों में किसके इशारे पर बदलाव हुआ। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो धमकी देने के बजाय 2 महीने में सच्चाई सामने लाए। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे।
उन्होंने कहा कि टेंडर में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाले से हेलीकॉप्टर खरीदने की बात क्यों बदली गई। फील्ड ट्रायल भारत में कराए जाने की बजाय कंपनी के परिसर में कराने की अनुमति किसने दी। करार होने के तुरंत बाद इटली की मीडिया में भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर आधी सच्चाई सामने लाने का आरोप लगाया। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस की भूमिका होती तो सीबीआई से जांच क्यों कराई जाती या फिर करार रद्द क्यों किया जाता। जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन में इसी सदन में बता दे। उधर राज्यसभा में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष ने अगस्ता वेस्टलैंड की मुख्य कंपनी फिन मैकेनिका को यूपीए सरकार के वक्त काली सूची में डालने की गलत जानकारी दी। कांग्रेस ने भी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ ऐसा ही नोटिस दिया है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने पनामा पेपर्स, महाराष्ट्र से जुड़े मामले और समाचार पत्रों में आए कुछ अन्य मामलों को उठाया था। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि आयकर अधिनियम के मुताबिक किसी व्यक्तिगत मामले में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत में मामला दर्ज नहीं हो जाता है। कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 138 है जिसमें कि किसी प्रोसीडिंग की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती जब तक किसी केस कोर्ट में केस फाइल ना हो। लेकिन जो भी कानूनन कार्रवाई इन केसेस में होती है इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। पनामा पेपर्स के संबंध में भी जिस जिसके नाम आए हैं हर एक को उसका नोटिस दिया गया है और उसकी पूरी जानकारी हो रही। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि प्रारंभिक सूचना से मामले में गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से कमजोर इन लोगों को कथित तौर पर गंदा पानी पीने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी मौत हो गई। कई बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने मामले की जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। भाई जेके लॉन में हमारे पास करीब 15 बच्चे आए हैं जो इस तरह की बीमारी के, जो कि सेप्टिसीमिया और सेप्टिक शॉक है। इसमें क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म लगते हैं। प्रदेश की राजधानी में इस प्रकार बच्चों की जान जा रही है, वो भी वैसे बच्चे जो मेंटली चैलेंज थे, जिनको और केयर और उनकी रख रखाव की ज़रूरत थी, उनकी मौतें हुई हैं। और कहा जा रहा है कि दूषित पानी से हुई है, क्योंकि वहाँ पानी का सप्लाई टैंकर से हो रहा था। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और सरकार को तुरंत इस पर एक उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए। और फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। इसी साल से पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का कई राज्य विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों से 5 मई को होने वाली राज्य की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने को कहा है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री
विनोद तायड़े ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। गुजरात सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा तय समय पर 1 मई को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल 1 मई को परीक्षा नहीं कराने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे जुड़ी याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी। केंद्र ने एक ही बार में 24 जुलाई को परीक्षा कराने की अपील की थी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को 2 चरण में कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की अर्जी लगाई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को 24 जुलाई को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। साथ ही राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए अलग परीक्षाएं कराने की अनुमति देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए परीक्षाएं तय समय पर कराने का आदेश दिया है। The Honorable Supreme Court has refused to constitute the bench as of now. There is no bench which is being constituted. The examination as slated on 1st May 2016 will take place. This will be the first phase of NEET examination. इससे पहले लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने यह मुद्दा उठाया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि जो कल 1 मई का है, इस टेस्ट को जो 2 है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 1 और 2, इसको दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। कांग्रेस और शिवसेना सांसदों ने अलग अलग पाठ्यक्रम और भाषा का हवाला देते हुए इसे 2018 से लागू करने की मांग की। पहली रिक्वेस्ट ये है कि ये 2018 को करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में स्पेशल लीव पिटीशन अगर सरकार लाएगी तो कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर ये बात नहीं हो सकती है अध्यक्ष जी, तो कम से कम 3 महीने का समय यानी 24 जुलाई को जो एग्जाम है, उस 24 जुलाई के एग्जाम में कम से कम सभी लोगों को अपेयर होने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 1 मई और दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुनाए गए अपने फैसले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पूरे देश में एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने को कहा था, लेकिन इस पर अमल में देरी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने को कहा है। वहीं पीएमओ को प्रधानमंत्री के रोल नंबर और डिग्री नंबर का ब्यौरा दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को देने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि वो रोल नंबर के बिना जानकारी देने में असमर्थ है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने को तैयार है, बशर्ते सीआईसी ऐसा ही निर्देश प्रधानमंत्री को भी दे। गुजरात सरकार ने अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। हालांकि पाटीदार संगठन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। पटेल आंदोलन से उपजे असंतोष को थामने के लिए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में राज्य बीजेपी की बैठक में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्रा छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। 1 मई को गुजरात दिवस के दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी। 6 लाख तक की सालाना आय वाले इसके दायरे में होंगे और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ अगले अकादमिक सत्र से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है और राज्य में पहले से ही इतना आरक्षण है। पटेलों को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन चला रही पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। आप पहले संविधान में परिवर्तन कर दें, संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को हटा के आप आर्थिक आधार ऐड कर दें, इसके बाद ये रिजर्वेशन देने की घोषणा करते तो बात ईमानदारी की लगती।
कांग्रेस ने 10 की जगह 20% आरक्षण देने और आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की है। सीपीएम ने संविधान में संशोधन करने की मांग की। अगर उनको करना था सही तरीके से तो विधानसभा में बिल लाके वो कर सकते थे। हमने उनको कहा भी था कि आप बिल लाइए। जब उन्होंने बिल लाने की तैयारी नहीं दिखाई तो कांग्रेस पक्ष ने बिल रखा था, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती थी। साफ सी बात यह है कि ठोस रूप से संविधान को बदलने की बात है। ये प्रस्ताव सीपीएम ने कई अरसे पहले रखी कि उसके बारे में चर्चाएं करें। 2 साल के अंदर कुछ चर्चा की नहीं ये सरकार। गुजरात में आरक्षण के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन कई बार हिंसक हो चुका है। आंदोलन की वजह से पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेल यात्री अब काउंटर से खरीदे गए रेल टिकट को मोबाइल फोन के जरिए रद्द करा सकेंगे। शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में इन सेवाओं की शुरुआत की। इसके अलावा यात्री 139 पर SMS भेजकर या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट रद्द कर सकते हैं। रेलवे पूछताछ सेवा 139 नंबर डायल करके आरक्षित टिकट की सही जानकारी देने पर यात्री के मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। OTP की जानकारी रेलवे को देने के बाद टिकट रद्द हो जाएगा। यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि फोन या SMS पर टिकट रद्द कराने की सुविधा तभी मिलेगी जब वो आरक्षण फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। टिकट रद्द कराने के लिए उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। और आइए अब बात करते हैं सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र के कई जिले भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोग काम धंधा छोड़कर पानी की जुगत में मीलों सफर कर रहे हैं। सरकार ने लातूर समेत कुछ जगहों पर जल दूत ट्रेन के जरिए पानी तो जरूर भेजा, लेकिन नागपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग कीचड़ से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। कुएं में पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पाणी लाते हैं, वो पाणी स्वच्छ नहीं है। मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहे, हे पोरगी पाण्याला जाते। आता खेळाची पोरगी वय का पाण्यात जायची वय, तुम्ही सांगा। यह बहुत बुरी हाल है, पानी है ही नहीं गाँव में। नागपुर का ग्रामीण इलाका पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। नलों में पानी नहीं है तो कुओं में भी चंद बाल्टी पानी बचा है। बदतर होते हालात और प्यास बुझाने की झुंझलाहट ने इन लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। ये इलाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में आता है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमको बहुत त्रास होता है यहाँ पे पानी लाने के लिए, और 2 किलोमीटर से जाना पड़ता है। जिसके बंडे वाले वो लाते हैं, लेकिन हमारी गति है नहीं यहाँ पे। और रात में 2 बजे उठे हम आज तो पानी लाने के लिए, लेकिन पूरा पानी गंदा हो गया था यहाँ पे कुएं में। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे? हमारे बच्चे हैं पानी पीने के लिए, फिर क्या करेंगे हम? 40 डिग्री से ऊपर का पारा और झुलसा देने वाली गर्मी, जहां सिर पर पानी की मटकियों का बोझ लाद कर महज कुछ कदमों का सफर मीलों लंबा लगने लगता है। ऐसे में यहाँ की औरतें रोज 2 किलोमीटर दूर अपने और परिवार की प्यास बुझाने का इंतजाम करने पैदल जाती हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पानी नसीब होगा या नहीं, वो भी किस्मत के भरोसे है। सरकार की तरफ से अभी तक गांव के लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ से सुबह से शाम तक के पानी नहीं मिलता। रोज 2 बजे से पानी लाना पड़ता भाई लोगों को, और यहाँ पर कोई सरकार की कोई योजना नहीं, ना टैंकर है ना कुछ है। और जो ग्राम पंचायत के भी कुआं है उसमें भी कुछ पानी नहीं, पूरे नल सूखे हैं। हलक में पानी की चंद बूंदों को उतारने की हसरत लिए इन लोगों को गंदे पानी से भी समझौता करना पड़ रहा है। लिहाजा ये लोग पानी को कपड़े से छान लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका असर इनके बच्चों की सेहत पर दिखाई देगा। लेकिन प्यास की मजबूरी ने यहाँ के लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। नॉर्वे के पश्चिमी तट पर शुक्रवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सवार सभी 13 लोगों के मारे जाने की खबर है।
नॉर्वे के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्गेन में समुद्र तट से दूर दोपहर के करीब यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो उत्तरी सागर के एक अपतटीय तेल क्षेत्र से श्रमिकों को ले जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों में से 2 क्रू सदस्य थे। इसमें 11 नॉर्वे जबकि एक ब्रिटेन और इटली के नागरिक थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रैश होने से पहले आखिरी 10 सेकंड में हेलीकॉप्टर करीब 640 मीटर नीचे गिरा और उसका मलबा समुद्र और आसपास की चट्टानों पर बिखर गया। इस बीच नॉर्वे के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी यूरोकॉप्टर के 225L सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी है। और अब खेल की खबरें। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सानिया ने पूर्व विश्व चैंपियन चीन की शीजियांग वांग को हराया। वहां स्पोर्ट्स सेंटर में 56 मिनट तक चले मुकाबले को सायना ने सीधे गेम में 21-16, 21-19 से जीत लिया। सायना नेहवाल ने दूसरी बार एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में सायना का मुकाबला चीन की यान वांग से होगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की आज जयंती है। उन्होंने फिल्म निर्माण के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया और पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र बनाई। उनके नाम पर फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। धुंडीराज गोविंद फाल्के या कहें दादा साहब फाल्के अपने आप में संपूर्ण कलाकार, लेकिन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के इस छात्र को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने से पहले पेंटिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग तक सीखनी पड़ी। अंग्रेजी फिल्म लाइफ ऑफ जीसस ने उन्हें भारतीय कथाओं के आदर्श पुरुषों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह नींव पड़ी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की। हालांकि मुश्किलें कम नहीं थीं। हरिश्चंद्र के किरदार के लिए तो कलाकार मिल गया, लेकिन तारामती के लिए कोई भी महिला आगे नहीं आई। ऐसे में उन्होंने एक खानसा में अन्ना सालुंके को इस रोल के लिए तैयार किया। इसके बाद भी कई बाधाएं आती गईं। इन बाधाओं से निपटते हुए करीब 7.5 महीने बाद 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर दर्शकों को देखने को मिली। दादा साहब फाल्के ने भले ही मूक फिल्में बनाई, लेकिन उसमें भी कई जगह स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया, जैसे श्री कृष्ण जन्म का ये सीन जिसमें कालिया नाग पर कृष्ण नाच रहे हैं। अपने करियर में उन्होंने करीब 95 मूक फिल्में बनाई, जिनमें मोहिनी भस्मासुर, लंका दहन और सत्यवान सावित्री प्रमुख हैं। उनकी मृत्यु के 25 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए वोटिंग जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से होगी पूछताछ। ईडी और सीबीआई ने जारी किए समन। सरकार का इटली से किसी तरह के सौदे से इनकार। जयपुर के सरकारी सेंटर में बच्चों की मौत पर सख्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति। कांग्रेस की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मेडिकल दाखिले के लिए एक परीक्षा का राज्यों ने किया विरोध। गुजरात समेत कई राज्यों का पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला। महाराष्ट्र सरकार 5 मई को सीईटी एग्जाम कराने पर अडिग। और एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में सायना नेहवाल, क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन शीजियांग वांग को हराया। फाइनल में पहुंचने के लिए चीन की यान वांग से मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम कलम गवाह है। नमस्कार।